तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस से, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है हमेशा, और वो हर एक एग्ज़ाम में जो आपको सही लगे, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं और जिस भी एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी। तो सबसे पहले यूपीएससी की बात करते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा सा वाइड है और डेप्थ भी है। इससे ज़्यादा पढ़ना किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें फैक्ट से ज़्यादा कंसेप्ट पे बात की जाती है। आपके अगर कंसेप्ट क्लियर हैं, कंसेप्चुअली आप परफेक्ट हैं, देन आपको फैक्ट्स की कुछ ज़्यादा या फिर किसी आंकड़े को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे प्रीलिम्स की बात करेंगे हम। यहाँ पे करंट इवेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट्स और नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये आपको सिर्फ न्यूज़ में ही मिल सकता है और किसी भी जगह पे नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप चाहें तो कोई मैगज़ीन वगैरह फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप हिंदू का न्यूज़पेपर लीजिए, और अगर हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश नहीं आती है या फिर समझ में नहीं आती है, दिक्कत आ रही है, तो फिर आप दैनिक भास्कर का राष्ट्रीय संस्करण लीजिए, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम हिस्ट्री में बात करें तो हिस्ट्री में अगर यूपीएससी के लिए हमेशा 4 ही हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। एमपीपीएससी के लिए हमें वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पे देखा जाए तो इंडियन हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री के ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एंशियंट हिस्ट्री कुछ कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हमारा बेस हमेशा एनसीईआरटी से ही रहेगा। इससे ये जो क्लासेस रहेंगी वो एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे हम। अगर आप स्टूडेंट्स हैं 6th क्लास टू 12th क्लास के, तो भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। 6 से लेके 12 तक का सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम एडवांस बुक्स पे जाएंगे जो इसके लिए ज़रूरी पड़ती हैं। तो हिस्ट्री में एडवांस बुक जैसे कि स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, बिपिन चंद्रा ले सकते हैं, कुछ और भी बुकें हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं, वरना एनसीईआरटी तो ज़रूरी होता ही है। ठीक है। फिर इसके बाद तीसरी लेयर में आप देख सकते हैं इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी, बल्कि हमें वर्ल्ड के सारे मैप, सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में, उनके क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, वहाँ पे कैसा क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, ज़रूरी है। इसके लिए भी हम बेस एनसीईआरटी से लेंगे। तो एनसीईआरटी मतलब कि हमें पढ़ना ही है 6 से 12th का, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा इस चीज़ को, पर सिलेबस को देख लेते हैं। तो इसमें सोशल, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी के लिए इंडिया और वर्ल्ड दोनों तरफ से, दोनों विज़न से हम इसको देखेंगे और पढ़ेंगे। इसके बाद इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन आएगा हमारा, संविधान, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पॉलिसी, राइट्स इशू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब कि इसके लिए हम बेसिक तो है, एडवांस में हम जाएंगे। एम लक्ष्मीकांत और एक और नए ऑथर हैं, 4 साल पहले ही मेरे एक सर थे, उनसे ही उन्होंने ही ये बुक पर मतलब कि अपने हाथों से लिखी हुई है। तो इसके बाद वो भी बहुत अच्छे ऑथर है, बहुत अच्छी बुक लिखी हुई है। तो उनका नाम है राजेश मिश्रा, बहुत अच्छे टीचर हैं वो। इसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम में देखेंगे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, डेमोग्राफी, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा। ठीक है, इंक्लूजन्स। तो इसमें हमारे पास इकोनॉमिक्स टाइम अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, हालांकि ये हर इंसान नहीं पढ़ता है, क्योंकि वो ना ही कॉमर्स बैकग्राउंड से होता है और ना ही सीए वाले से, समझ रहे हैं। तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से अकाउंटिंग वगैरह, तो आप तो ये चीज़ आपके लिए इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ना ज़रूरी है, वरना कोई भी आप न्यूज़पेपर ले रहे हैं तो उसमें जितनी भी घटनाएँ रहती हैं इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई वो आपको मिल जाती हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए कोई स्पेशल बुक नहीं है। बेसिक्स कंप्लीट करने के लिए हमारे पास बेसिक्स है ही। ठीक है। इसके बाद जनरल इशू और इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, जो कि हमारे ये एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। इसका बेसिक्स तो हमारा जियोग्राफी में कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि जियोग्राफी के सारे पार्ट होते हैं। लेकिन इसके बाद जो चीज़ें रहती है कि डिज़ास्टर जो हमारे पास जैसे सुनामी वगैरह आया हुआ है, आसपास की जो चीज़ें चल रही हैं, बाढ़ आ रही है, इस साल भी हर साल बाढ़ें आती हैं, उसके बारे में हमारी क्या राय विचार है और वो क्यों हो रहा है, उसका क्या बेसिक फंडा है, उसको हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। तो उसको ऑब्जर्व करने वाला है। इसके अगर ऊपर क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में तो पूरे एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, ना कि कोई थ्योरेटिकल बेस्ड। ओके। इसके बाद जनरल साइंस में हमारा वही एनसीईआरटी। ठीक है, ये प्रीलिम्स का हो गया। सी सेट अभी हम इसको ध्यान नहीं रखते हैं, वैसे सी सेट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन वो होता है, इंटरपर्सनल स्किल होता है, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग होता है, एबिलिटी देखी जाए तो,
डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके अंदर क्वालिटी है कि या नहीं, उसको चेक करने के लिए ये चीज़ें पढ़नी नहीं आती, ये तो अपने अंदर से होती हैं, क्योंकि आप किस टाइप के ऑफिसर बनने वाले हैं, ये डिसीजन मेकिंग क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद बेसिक न्यूमेरिकल और अर्थमेटिक 10th लेवल का जो होता है यही होता है, ठीक है। अब MPPSC की बात करते हैं जो इसमें सिमिलर है। अब अगर हम MP के बारे में MPPSC की तैयारी करें या फिर MP के कोई भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसमें व्यापम के द्वारा कंसीडर करवाए जाते हैं, ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, सॉरी, तो इसमें हम देखेंगे तो इसमें सबसे जो मेजर पार्ट होता है वो होता है इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में आपको एक ज़िले से सारे ज़िलों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वो ज़िला कहाँ पे सिचुएटेड है, किससे लगा हुआ है, उसकी दूरी तो नहीं, लेकिन कौन सा हाईवे क्रॉस करता है, कौन सा वेजिटेशन होता है, कौन सी नदियाँ जाती हैं, कौन से पर्वत श्रृंखला है, या फिर कौन से रीजनल या फिर धार्मिक स्थान हैं, कौन से पुरातात्विक स्थान हैं, वहाँ पे कौन कौन से व्यक्तित्व थे, कौन कौन से लोग थे जिनने स्वतंत्रता संग्राम में साथ दिया हुआ था, वहाँ के राजवंश क्या थे, वहाँ की लोक कलाएँ क्या थी, संगीत क्या थे, खान पान, या फिर कोई पर्यटन स्थल, या फिर साहित्यकार, व्यक्ति, जनजाति, वॉट एवर इट इज़, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन मध्य प्रदेश, टॉकिंग अबाउट मध्य प्रदेश, ओके। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में उसका इतिहास, स्वतंत्रता के लिए उनने जिन लोगों ने हाथ बटाया है उनके नाम, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वहाँ की कलाएँ, स्थापत्य कला इन द मीन्स ऑफ भवन निर्माण, ठीक है। जनजाति, उनकी बोलियाँ क्या हैं, त्योहार, वो जनजाति कौन से त्यौहार मनाते हैं, कौन से लोकगीत गाते हैं, कलाएँ या फिर साहित्य, लोक कलाएँ होती हैं, उनके साहित्यकार, उनकी कृतियाँ, धार्मिक और पर्यटन स्थल, जनजाति व्यक्तित्व, ये सब कुछ मध्य प्रदेश का हो गया। इसके बाद इतिहास देखें तो इतिहास वही वाला UPSC वाला ही होगा, हालांकि इससे क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि सिलेबस पूरा चेंज हो चुका है। इसलिए जो मैंने आपको बताया कि मैं भी इंदौर के टीचर्स से मिल के आया हूँ, तो यही निकल के आया है। हालांकि मुझे पहले से पता था क्योंकि UPSC को मैं गाइड करता हूँ, तो UPSC के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ये बहुत पीछे का है। अगर हम स्टेट्स वाइज देखें तो UPSC का पेपर होता है, उसके बाद उसी के पेपर को 100 तो नहीं बोलेंगे लेकिन 90% फॉलो करता है UPPSC, ठीक है। और ऐसे कई जो एग्ज़ाम्स हैं वो लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन उठा के उनको पुटअप कर लेते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो वैरायटी होती है क्वेश्चंस की, तो हम कभी ये नहीं बोल सकते नहीं ये वाला फॉर्मेट लिया है या फिर उसका फॉर्मेट लिया हुआ, नहीं। इस बार का जो MPPSC का एग्ज़ाम आया था उसमें देखा जाए तो एक्सक्यूज़ मी, JPSC मतलब कि झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, उत्तर प्रदेश का और राजस्थान, इसके कलेक्शन जो पैटर्न थे इनको थोड़ा थोड़ा सा लोगों ने लिया हुआ था ताकि लोग एडिप्टिव हो जाएं, उन्हें लगे कि ठीक है अब स्टैंडर्ड चेंज हो गया है और मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर अगर आयोग चाहता हो कि मुझे कुछ और अच्छे ऑफिसर्स चाहिए जिनके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए, इस टाइप से डायमेंशन पर वो सोच पाएँ, ऐसा कुछ, तो ठीक है, अच्छी बात है, बुरी नहीं है। अगर आप और किसी एग्ज़ाम्स के जो पेपर्स हैं उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो थोड़ा सा आपको बल्कि आप गैस नहीं कर सकते, आप इन 100 क्वेश्चन में शायद आपका एक आध तुक्का लग जाए कि ये आना चाहिए। सिर्फ करंट अफेयर के क्वेश्चंस पे हम तुक्का मार सकते हैं कि ये आ जाएंगे, आ सकते हैं और आ भी जाते हैं, लेकिन बाकी किसी सब्जेक्ट पे हम श्योर नहीं हो सकते, है ना। तो यहाँ पे हिस्ट्री में देखेंगे तो बेसिक्स हमारे हैं ही, तो अगर हम वो बेसिक्स कर रहे हैं तो इस पर कम्प्लीट हो जाएगा, इस पर कोई और कुछ ज़्यादा वो नहीं है। भूगोल भी सेम रहेगा, पर यहाँ पे मध्य प्रदेश का भूगोल देखा जाएगा कि कौन सी मिट्टी है, कौन से पर्वत है, कौन सी नदियाँ हैं, कौन सी जलवायु, कौन से खनिज पदार्थ है, परिवहन योजना, विद्युत परियोजना, सिंचाई, कृषि, पशुपालन, जो हमारे यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाओं में हमने यूज़ किए हुए थे कि हम कौन कौन सी कृषि करेंगे, पशुपालन करेंगे, कैसे क्या, तो उसके हिसाब से, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का ये रहेगा, लेकिन हिस्ट्री पूरे इंडिया की रहेगी। फिर भारत और विश्व का भूगोल, इसमें मध्य प्रदेश के भूगोल की बात नहीं की गई है, आप देख सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का भूगोल जुड़ेगा इसमें भारत के भूगोल में वही बेसिक्स रहेगा। इसके बाद एडवांस में कुछ बुकें रहेंगी, तो मैं आपको इसके बारे में पूरी, मतलब कि जो लेक्चर्स रहेंगे वो पॉइंट टू पॉइंट रहेंगे, तो उसकी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। राज्य और संवैधानिक व्यवस्था, तो मध्य प्रदेश के संविधान के बारे में, राज्यमंडल, बल्कि इसमें पॉलिटिक अगर सेक्शन देखा जाए तो बहुत कम है। वहाँ पे हमें M लक्ष्मीकांत जैसी किताबों को पूरा पढ़ना पड़ रहा था, बेसिक्स पूरे पढ़ने पड़े थे। यहाँ पे हमें सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर जो डायग्राम होता है उसको देखना है, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, साथ में प्रेमबल तो होता ही है, प्रस्तावना होती है, अधिकार होते हैं, इनको तो हमें पढ़ना ही है। त्रिस्तरीय पंचायती राज, क्योंकि मध्य प्रदेश में पंचायती राज है तो इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा।
अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक्स, इसके लिए आपको न्यूज़ में जो भी डिटेल्स आ रही हैं, अभी 21 की जनगणना होने वाली है उसके बारे में रहेगा, जनजातियाँ की कितनी संख्या है, क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या आर्थिक विकास है, उनकी जनसंख्या क्या है 2021 के अकॉर्डिंग, तो वो सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो अब भारत का संविधान वाली प्रणाली है, ये हमें हिस्ट्री से पॉलिटी के लिए लेके जाता है। इसमें क्या होता है, संविधान सभा कैसे गठित हुई, 1919 से 1935 तक के अधिनियम क्या है, संघीय राष्ट्रपति संसद के बारे में, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व जो हमारे पॉलिटी का सब्जेक्ट है, संविधान संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय, न्याय और अर्थव्यवस्था से लेके मतलब कि जो रिजर्व बैंक है, राष्ट्रीय बैंक है, इनके बारे में, वित्तीय संस्थाएं जो है इनके बारे में होगा। विज्ञान, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एमपीपीएससी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। हालांकि यूपीएससी में सिर्फ हमें बेसिक कंप्लीट करने हैं ताकि हमें जियोग्राफी समझ में आ सके, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे विज्ञान से जो क्वेश्चन आते हैं साइंस से वो ज़्यादा होते हैं, कभी कभार 15 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 10 तो मिनिमम मान के चलिए। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वो एनसीईआरटी से ही हमारा कवर होगा जो बेस्ट सोर्स है। इसके बाद एडवांस बुक में आप चाहें तो ल्यूसेंट ले सकते हैं एमपीपीएससी के हिसाब से, यूपीएससी के हिसाब से नहीं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय और सामाजिक घटनाएं, इसको आपको न्यूज़ में ही मिलेगा, तो इसके लिए कुछ कोई और सोर्स नहीं चाहिए। न्यूज़ में जो को भी पुरस्कार मिलते हैं या फिर कोई व्यक्तित्व है जो जैसे पीवी संधू, इस टाइप के क्वेश्चंस जो आए हुए थे वो हमें न्यूज़ में मिल जाते हैं। सूचना, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, संचार प्रौद्योगिकी, इसमें कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, गवर्नेंस, इंटरनेट, ई कॉमर्स, जो आज की डेट में दुनिया में चल रहा है, जो टेक्नोलॉजीज चल रही हैं उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन या फिर न्यूज़ आती है उसको हम देंगे। इसके लिए कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संवैधानिक सामुदायिक संस्थाएं, यहाँ पे आयोग है, ये आयोग 14, 18 भी हो सकते हैं। इसमें निर्वाचन, राज्य लोक सेवा, यूपीएससी, एमपीपीएससी, स्कैग, नीति आयोग, मानवाधिकार, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सूचना संस्कर्ता, ग्रीन एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और खाद्य संरक्षण आयोग, इससे क्वेश्चन आए हुए थे, कम आए थे, लेकिन ये वाले आयोग, इनके कुछ बेसिक्स रहते हैं कि इनकी कमेटी कितनी है, कौन इनको नियुक्त करेगा, कौन इनके बारे में मतलब कि कौन किसको ये रिपोर्ट करेंगे, कौन इसको हटा सकता है, इनके हटाने की प्रक्रिया के संविधान में कैसे क्या, इनको ये सांविधिक है मतलब कि संविधान द्वारा निर्मित है या फिर संविधान इतर है, संविधान के अतिरिक्त बनाए गए हैं या फिर संविधान में इनका नाम है, तो उसके बारे में कुछ क्वेश्चन ऐसे पुटअप किए जाते हैं। तो ये सारा चीज़ हमारे एमपीपीएससी के सिलेबस में आता है, ठीक है। तो ये सिलेबस थोड़ा सा मैंने जल्दी बोला हुआ है ताकि आपका कम टाइम ले सकूँ, वो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। आप चाहें तो इसको PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पर ये इसको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आपका एग्ज़ाम इसी की अराउंड ही होगा, आउट ऑफ नहीं जा सकता, अराउंड ही होगा। तो आप इसको ध्यान में रखिए, इसको कम से कम 2 से 3-4 बार पढ़ लीजिए ताकि आपको ये जब भी आप कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट ये मालूम पड़े कि ये मेरे काम का है या नहीं है। क्योंकि न्यूज़पेपर आपको पूरा नहीं पढ़ना, पूरा न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो फिर चाय की दुकान ज़रूरी होगी बात करने के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप भटक जाएंगे। उसमें आपको जो पढ़ना है वो आपका इस चीज़ से निकलेगा, इसलिए इस चीज़ को आपको जो न्यूज़ से निकलने वाली चीज़ है उसको आप एक बार सिलेबस को 2-3 बार पढ़ेंगे ताकि आपको ध्यान में रहे कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, पढ़ना क्या है वो तो ये सिलेबस बता देगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अब नेक्स्ट जो वीडियोस रहेंगी वो हम लेक्चर शुरू करेंगे, एनसीईआरटी से शुरू करेंगे, 6th क्लास से लेके फिर एडवांस पे जाएंगे। प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो सकता है क्योंकि मुझे हर एक एरिया कवर करना है। जब फ्री है तो बेस्ट ही होना चाहिए क्योंकि ख़राब देने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं और शायद मैं भी ख़राब हो सकता हूँ, पर बेस्ट जाना है तो जो भी डेटा कलेक्ट करके मैं वीडियो के लिए क्रिएट करूँगा तो वीडियो की लेंथ भी होगी, ऑनलाइन रहेगी। लाइव क्लासेस नहीं ले रहा हूँ क्योंकि लाइव क्लासेस के लिए मुझे एक टाइम अपना शेड्यूल फिक्स करना पड़ेगा और उसके लिए फिर दिक्कतें होंगी। तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा, हर एक दिन में एटलीस्ट एक वीडियो अपलोड की जाएगी और वो टॉपिक वाइज होगी। एक सब्जेक्ट को हम ख़त्म करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट को ख़त्म करेंगे, उसके लिए एक और इसके बाद एक वीडियो रहेगा। उसमें हम अभी तो हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया कि कैसा सिलेबस है, अब हम इसको पढ़ेंगे किस हिसाब से, उसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो रहेगी। उसके बाद हम अपनी रियलिस्टिक जो वीडियोस हैं उनको स्टार्ट करेंगे।